हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर इन वन शॉट। तो ये जो चैप्टर बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैरीज 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये विथ ऑप्शन आपका 4 मार्क्स के आते हैं और इफेक्टिव नंबर ऑफ मार्क्स आपका कितने होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है, मैंने क्लास में पढ़ाया था, पर सारे के सारे कहीं ना कहीं एब्सेंट रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो और ऊपर से मंडे को आपकी इस चैप्टर की टेस्ट है ना, तो इसलिए और ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो उम्मीद करेंगे कि कल तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करने के बाद और पीवाईक्यू को अच्छी तरह से पढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इस चीज़ को पढ़े, इस चीज़ को पढ़ते हैं, यानी ये लेक्चर को आप प्रॉपरली समझते हैं, तो आपको बाकी और किसी भी चीज़ रेफर करने की जरूरी नहीं है। जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलते रहता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये लेक्चर देखना है, ये नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। देन अगर आपके पास टाइम बचता है तब जाके हम बाकी जो रेफरेंस बुक है, सैंपल पेपर है, वहीं पर जाएंगे। ठीक है, सो वैसे सैंपल पेपर तो मैं आपको कराऊंगा ही लास्ट में, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो नोट्स है, नोट्स पे स्टिक रहना है और पीवाईक्यू पे स्टिक रहना है, और आपकी जो बुक है, बुक के जो पीछे की क्वेश्चन पर स्टिक रहना। उतना अगर आप जानते हैं तो जरूरी नहीं है और टाइम पास करना इधर उधर। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इधर उधर टाइम पास भटकने की जरूरी नहीं है। बस इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखो और एकदम बढ़िया से आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये बात एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग हंसकार एंड अ पार्टी ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो अच्छी तरह से देखना सारे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉलीमर्स चैप्टर से, ये वन शॉट में कवर करेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, सो चलिए फिर समझते हैं, आपको समझा देता हूँ मैं पॉलीमर से। तो आपको नाम से लग रहा है कि पॉलीमर क्या होता है ना, व्हाट इज मींट बाय पॉलीमर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक अपना दीवार होता है, वॉल, जो वॉल है, ठीक है, ये वॉल किस तरीके से तैयार हुआ, कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स है ना, छोटे छोटे ब्रिक्स से तैयार हुआ होगा। ये तब जाके क्या हुआ, ये एक बड़ा सा दीवार बना है ना, तब जाके ये बहुत बड़ा सा दीवार बना है। ठीक है, तो ये जो दीवार है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। अब पॉलीमर क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट से, यानी बहुत सारे ब्रिक से बने हैं। ठीक है, टोटल हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर, और जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं हम एक एक करके। देखिए, सो पॉलीमर्स क्या कह रहे थे, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है ऑफ हाई मोलिकुलर, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिकुलर मास बहुत ज्यादा है, और ये किस तरीके से बना है, बाय लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स रिपीट होने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल बन जाता है। उसी बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ खुद ही लिखा हुआ है, द सिंपल मॉलिक्यूल्स which combine to form a polymer are called as monomer। तो आप ये हर एक सिंपल मॉलिक्यूल्स को आप क्या कह सकते हो, यानी हर एक ब्रिक्स को आप एक मोनोमर कह सकते हो। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ which simple molecules are connected into polymer is called as polymerization। इसका मतलब जो ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल एक एक करके एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस को, जो मतलब जुड़ने की प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इंट्रो में थोड़ा सा टाइम लिया है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पॉलीमर के फील आए कि ये होता क्या है असल में। ठीक है, चलिए आपको ये बात समझ आए। तो कुछ एग्जाम्पल आपका पॉलीटीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अभी पीवाईक्यू में पूछा गया है कि हाउ टू मेक पॉलीटीन, इसका मोनोमरिक यूनिट क्या होता है, यानी रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, तो सारी चीजें देखेंगे। अभी जब तक आपका इंट्रो सेक्शन चलेगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्या है।
अब ये कैसे आया, किस तरीके से हुआ, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, जब तक मैं आपको बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ। तो अपने आप एक प्रोसेस के थ्रू से हम सीखते जाएंगे। पहले डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद उसका प्रिपरेशन, उसके बाद रिएक्शन तो है नहीं, प्रिपरेशन और मोनोमरिक यूनिट ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। किस आधार पर हम देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट देखे अगर उस बेसिस में हम देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें दो कैटेगरीज में पाया जाता है, एक आपका होता है होमोपॉलीमर और आपका कोपॉलीमर। और होमोपॉलीमर कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, डिफाइन द टर्म होमोपॉलीमर, ठीक है, ये कब कब पूछा गया, 2013, 2017 और 2019। डिफाइन द टर्म होमोपॉलीमर, आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ने जा रहे हो। तो देखिए, ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड ए होमोपॉलीमर। तो ये बात आपको समझ आया होगा कि जो होमोपॉलीमर है ये किस तरीके से तैयार हुआ, हाउ दिस होमोपॉलीमर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेशन ऑफ ओनली सिंगल मोनोमरिक यूनिट, एक ही तरह का मोनोमरिक यूनिट जिसका नाम है इथिन, यानी इथिन को बार बार रिपीट किया गया, तब जाके ये एक पॉलीइथिन बना है, ठीक है, पॉलीइथिन बना है, समझ आया। सो कुछ एग्जांपल आपका पॉलीइथिन है, पीवीसी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, होमोपॉलीमर। आई होप ये बात क्लियर है और आप एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ आएगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होमोपॉलीमर। ओके, आई होप समझ आया, ठीक है, ये समझ सबको आना चाहिए, ठीक है। खुशहाली एंड पार्टी, जैसे कि सांची है, निर्जुरा है ना, अनुष्का है, सो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। सारे नीचे में कमेंट करना, मैंने देख लिया, ठीक है, नहीं तो सब पिटाएंगे। एक बार सवाल पूछूंगा, अगर नहीं आया, टेस्ट में कम मार्क्स आया, तब पता चलेगा, ठीक है, तुम लोगों को मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कोपॉलीमर, अब ये होमोपॉलीमर हो गया, देन लेट अस सी कोपॉलीमर। सो कोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए, जो कोपॉलीमर होता है, नाम से पता चल रहा होगा, यानी होमो में एक टाइप था, को में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसीलिए आप नाम में देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर दो मोनोमरिक यूनिट है, एक हेक्सामेथिलीन डायमीन है, एक दूसरा आपका एडिफिक एसिड है, तब जाके दोनों यूनिट मिलके आपका क्या बना है, तब जाके आपका बन पाया है नाइलॉन 6,6, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देखिए, कोपॉलीमर, ए पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम दो या दो से अधिक मोनोमर यूनिट से तैयार होता है। ये दो यूनिट है, देखिए, जैसे हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिफिक एसिड, दोनों मिलके आपका नाइलॉन 6,6 बना। अब मैं अभी भी नहीं जा रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा था, ये किस तरीके से तैयार होगा, कौन सा रिएक्शन हुआ, वी आर नॉट इनटू दिस नाउ, इससे हमें अभी मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है और इस चीज को समझना है, ठीक है। इस चीज को समझना है कि कोपॉलीमर है क्या और उसका एग्जाम्पल क्या, ये एग्जाम्पल है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये बस, ये जैसे कि क्लास में अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैं कह रहा हूं कि ये संस्कार है, ठीक है, ये हंसकार है। अब ये दिमाग मत लगाओ कि ये हंसकार कहाँ से आया, कैसे दिखता है, कोई कैसे तैयार हुआ है कि नहीं, कैसे कपड़ा पहनता है, इससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको समझ आया कि नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि ये अध्ययन है और अध्ययन में हंसकार है, समझ आया कि नहीं। सो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सो उसी तरह कोपॉलीमर क्या है, कोपॉलीमर है कि दो या दो से अधिक मोनोमरिक यूनिट से आपका तैयार होता है, जैसे यहाँ पर आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन और आपका एडिफिक एसिड। सो आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। सो अच्छी तरह से पढ़ना, सिंस ये वन शॉट लेक्चर है तो थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना है। कितना घंटा टाइम लगेगा आई डोंट नो, आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, करीब करीब थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो ये हुआ, उसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स आपका क्या है, एक आपका आता है नेचुरल सोर्स, दूसरा आपका आता है सिंथेटिक, ओके, एंड देन आपका आता है सेमी सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक। एंड देन देखिए, यहाँ एक क्लासिफिकेशन आपका नेचुरल पॉलीमर है, उसके बाद आपका सिंथेटिक पॉलीमर है ना, एंड दूसरा जो टाइप है आपका कौन सा है, सेमी सिंथेटिक
पॉलीमर है। सो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें। सो नेचुरल पॉलीमर में देखें, द पॉलीमर व्हिच आर ऑफ्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे कि प्लांट एंड एलिमेंट, नेचर से जो पॉलीमर आप ऑब्टेन करते हैं उसी को नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे स्टार्च, सेल्यूलोस, नेचुरल रबर, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे आपका किस टाइप का पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर्स है, ठीक है। सो स्टार्च कहाँ से ऑब्टेन किया गया, ग्लूकोज से, एंड प्रोटीन्स आर फॉर्म फ्रॉम कहाँ से, एमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, जो न्यूक्लिक एसिड है किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। ये आगे आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है, सो ये ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं। वैसे मैं बायोमोलिक्यूल भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, इस वन शॉट सीरीज का, है ना। सो ये हमारे बच्चों के अलावा और अगर कोई अलग बच्चे देख रहे हो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। सो अब हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में। नेचुरल समझ आया, जो नेचर से यानी प्लांट्स एंड एनिमल से पाया जाता है। अब सिंथेटिक क्या होगा, जो लेबोरेटरी में अपन तैयार करते हैं। जैसे सिंथेटिक पॉलीमर में यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पॉलीमर्स दैट आर ऑफ्टेन और प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, यानी जो कुछ भी पॉलीमर्स आप लैब में बनाते हो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका है पॉलीथीन है, आप जानते ही हो पॉलीथीन डे टू डे यूज़ कितना यूज़ होता है। नायलन, अभी विंटर सीजन है, कुछ हाई स्ट्रेंथ ड्रेस होता है ना, स्पोर्ट्स की ड्रेस, वहाँ पर ज़्यादातर नायलन ऐड रहता है, समझे। उसका बाद आपका टेफ्लॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी, ठीक है। उसका बाद आता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में क्या होता है, असल में ये होता है नेचुरल पॉलीमर ही होता है, बट उसको मॉडिफाई किया जाता है। जैसे नेचुरल रबर को वल्कनाइज किया जाता है। अब ये भी पूछा गया कि व्हाट इज मींट बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये भी पूछा गया, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका यूपीएससी एनडीए में भी पूछता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपका, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो प्रोसेस है किस लिए यूज किया जाता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, ठीक है। तो यहाँ देखो, दिस आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ वल्कनाइज रबर, ओके। और इसको कैसे ऑब्टेन किया गया है, बाय द वल्कनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है जी। सो आई थिंक ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर समझ आया है बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ से सवाल नहीं पूछा, ठीक है, ये तीनों से सवाल नहीं पूछा, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर को देखकर हम किस तरीके का क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन स्ट्रक्चर से एक सवाल आया है, देखिए, इन 2022 देयर वाज वन क्वेश्चन, ओके, इन 2000, अरे यार क्या मजाक चल रहा है, हाँ? ये आया, हाँ ठीक है, हो गया। तो यह आ गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी दो टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग यूनिट, है ना। तो अब हम जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सो पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप, इसमें आपका लिनियर, ब्रांच्ड, है ना, उसके बाद क्रॉस लिंक्ड। सो ये देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देखिए। आपके सवाल पूछा गया है 2022 में कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो क्लासिफिकेशन के आधार पर आपको क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर इसका क्लासिफाई करना है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022, सिंपल एज इट इज, यही क्वेश्चन आपको रट लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़ता हूं आपको इसको समझाने के लिए, ठीक है। सो अपना पहला जो टाइप है लिनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, देन उसका बाद आपका आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं लिनियर पॉलीमर से। और लिनियर पॉलीमर क्या होता है, द पॉलीमर इन व्हिच द मोनोमर्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज लिनियर पॉलीमर। इसका मतलब लिनियर जो पॉलीमर है इसमें किस तरीके से है, सिर्फ लंबी चेन आपका जुड़ते जाएगा। मैं आपको नीचे में दिखा दूंगा, ठीक है, दिखाई देता हूँ, एक ही बार में आपको पता चलेगा। देखिए, ये आपका लिनियर पॉलीमर है, सिर्फ आपका एक चेन बनाए के, लंबी चेन बनाए, जो छोटे छोटे मोनोमरिक यूनिट ऐड होने के बाद, ठीक है। लेकिन ब्रांच चेन पॉलीमर अगर आप देख रहे हैं तो ये किस तरीके से है, ये देखिए,
ब्रांच हो गया है, ठीक है, लाइक ए ट्री के जो आपका ब्रांचेस है ना उसी तरह का है। लेकिन क्रॉस लिंक में क्या है, देखो एक पैरेलल है उसके बाद और हर तरफ क्रॉस लिंक्ड हुआ है, समझ आया? सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें गवाऊंगा नहीं, आपको आसानी से समझ आएगा ये, ठीक है। ये आपका लीनियर पॉलीमर है, देखो एक्सप्लेन लीनियर पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल ध्यान रखना पॉलीथीन एंड नायलॉन से, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं ये। उसके बाद ब्रांच चेन पॉलीमर, आपने आपको ऑलरेडी मैंने ब्रांच दिखाई दिया है कि नहीं। दोज पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टू फॉर्म ब्रांचेस, यानी जो मोनोमर है मोनोमर से अगेन ब्रांच निकाल के चला जाता है, ठीक है। ब्रांचेस अलोंग दी मेन चेन आर कॉल्ड एज ब्रांच पॉलीमर। एग्जांपल जरूर याद रखे, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जैसे आप देखो बेटा इसमें क्या पूछा, एक्सप्लेन ब्रांच पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, 2015 में पूछा गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आपको किस तरीके से पूछा है, एक्सप्लेन ब्रांच पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सो आपको आई थिंक ये समझ आई बात। नेक्स्ट आपका क्रॉस लिंक्ड। देखो द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क। इसमें जो भी बना है ये किस तरह का बना है, आपका 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है। और बेसिकली ये कौन सी टाइप ऑफ प्लास्टिक बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनता है, ठीक है। इतना क्रॉस लिंक्ड होके बनता है ना, बाद में एक बार टूटने के बाद दोबारा आप यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। सो आई होप लिनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर और उनका पीवाईक्यू क्या क्या पूछा गया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अब हम दूसरा आधार पर चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर देखें तो आपसे क्या पूछा गया गाइस, आपसे पूछा गया है इलास्टोमर, है ना। देखिए ये कब पूछा गया, एक्सप्लेन द टर्म इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है, 2013, 17, 18 में पूछा गया, या दूसरा तरीके से भी पूछा, व्हाट आर इलास्टोमर्स करके भी पूछा गया, ठीक है। सो मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखा रहा हूं कि कौन सी पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इलास्टोमर देख लिया आपने कि इलास्टोमर क्या होता है, द पॉलीमर इन व्हिच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो इलास्टोमर है ये कैसे आपका तैयार हुआ है, बाय द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू से तैयार हुआ है, ठीक है। सो दे हैव इलास्टिक कैरेक्टर एंड कैन बी इजिली स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए स्मॉल स्ट्रेच, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आप आसानी से इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। लंबी होना छोटा होना, लंबी होना छोटा होना, ठीक है। ये सब आपका किसका प्रॉपर्टी है, इलास्टोमर की प्रॉपर्टी। आई होप ये बात समझ आया होगा। एंड दूसरा जो टाइप है आप देख पा रहे होंगे फाइबर्स, है ना। फाइबर्स क्या होता है, दोस पॉलीमर्स इन व्हिच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू से ये तैयार हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। आपकी कुछ एग्जांपल है ध्यान रखना, नायलन है, जैसे नायलन नायलन में आपका एच बॉन्डिंग होता है ना। व्हेयरएज इन पॉलिएस्टर में आपका किस तरह का होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने से आपका हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो फाइबर्स हो गया अपना। अब वी विल बी डूइंग थर्मोप्लास्टिक। तो एक चीज बेटा यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में क्या पूछा है, इन दिस पॉलीमर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। यानी जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो किसका बीचों बीच में है, इट इज इन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स, ठीक है जी। तो दिस पॉलीमर्स कैन बी इजिली मोल्डेड, इसको इजिली हम पिघलाया जा सकता, मोल्डेड इनटू डिजायर्ड
शेप्स बाय हीटिंग। जैसे आपने पॉलीथीन को देखा है मैंने क्लास में कई बार एग्जांपल देते रहता है ना। ये पॉलीथीन का पहले क्या होता है, गर्दन मुड़ जाता है ना, उसके बाद ये टांगे टूट जाता है, ऐसे बाद में जाके धीरे 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 क्या हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। जो इत्तू सा पॉलीथीन आपका इत्तू सा रह जाता है, फिर उसको दोबारा दूसरा फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, हम लोग गांव में क्या करते थे, शायद मैंने आपको क्लासरूम में भी कहानी बताया था कि जो आपका चाकू होते हैं ना, चाकू का जो पकड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हम पकड़ने ताकि हम ना काटे ना, पकड़ने के लिए उसी में लगा देते हैं, हम प्लास्टिक से बना देते हैं गाँव में। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, सो ये जुगाड़ है गाँव का। ठीक है, सो व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये पूछा गया देखो 2014 में। काफ़ी आसान है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है। ठीक है जी, तो ये बात भी आपको समझ आया है। तो अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। देखिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक असल में ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से बनता है। ठीक है, ये एक बार टूटता है या एक बार बनता है तो इसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखो, दिस पॉलीमर्स व्हिच undergo permanent change on heating and become hard and okay are called as thermosetting polymer। ठीक है, यानी ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ना, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार उसको सेफ दिया जाता है ना, सेफ बढ़िया से बन जाता है। फिर क्योंकि वो क्रॉस लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, तो वो लिंक जब टूट जाएगा ना, अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको दोबारा आप यूज कर नहीं सकते हो। ठीक है, जो भी क्रॉस लिंक चीजें है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी को आप क्या करेंगे, बस ऐसे बांध देंगे, ऐसे आराम से दोबारा बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई एक फ्रेम लाइए आप, क्रॉस लिंक इधर से इधर से इधर से लिंक्ड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन एक बार टूट गया तो उसको जोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह क्रॉस लिंक पॉलीमर का भी वही हाल होता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन मेड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपन दी मोड ऑफ सिंथेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, सो मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर पॉलीमर्स कितने तरह का होता है। तो देखो, हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस 2013 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, सो एडिशन पॉलीमर सबसे पहला टाइप होता है एडिशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, एडिशन में दो पार्टी मिलके एक पार्टी बनाना, और उसमें से कोई बीच में से एक पार्टी मेंबर भी गायब नहीं होगा। समझ आया कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर। जैसे ये दोनों यहाँ कर मल्टीपल यूनिट जुड़ गया है। ठीक है, इथिन का कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, पॉलीइथिन बनाने के लिए मल्टीपल टाइम्स इसको ऐड किया गया है, पॉलीइथिन को बार बार रिपीट करवाया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें से ना एक हाइड्रोजन एटम तक उनका लॉस्ट नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन एटम तक लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना एडिशन पॉलीमर की केस में। ठीक है, पॉलीमर्स फॉर्म बाय एडिशन ऑफ large number of monomer without the elimination of any byproduct molecules are called as addition polymers। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स का। ठीक है, सो जैसे आपका एग्जांपल है पॉलीथीन और स्टाइरिन, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, तो आप देखो कुछ लॉस हुआ क्या, CH2 है, अभी भी CH2 है, इधर n है, इधर भी n है, कोई लॉस नहीं हुआ बीच में। ठीक है, तो इसलिए कहता है कोई भी आपका एलिमिनेट नहीं होगा एनी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो पॉलीमर्स फॉर्म बाय एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। किसी तरह का बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जो भी आएंगे सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये बात भी आपका अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे हम कंडेंसेशन पॉलीमर की, कंडेंसेशन पॉलीमर की। ठीक है, ओके, किसी को बोरिंग लग रहा है क्या अभी भी? हाँ, ऐसे लग रहा होगा कि हंसकार भाई को लग रहा होगा है? और क्लास में आप बताना सबसे ज़्यादा सोने वाला कौन है। ठीक है, और हॉस्टल में सबसे ज़्यादा सोने वाला कौन है, उसको पर्दाफाश कर दो। ठीक है, सोने वाला इंसान को। ठीक है, नीचे में लिख देना बहुत सोता है, कितना घंटा सोता है, पीटी नहीं जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करता है इसको। ठीक है, सो कंडेंसेशन पॉलीमर कौन कौन सा है, सो सच पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, दो या दो से अधिक
मोनोमरिक यूनिट जुड़ जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ छोटे छोटे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, कुछ गैस, कुछ एसिड आपका लिबरेट होते जाएगा, निकालते जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, सच पॉलीमर्स which are formed by the condensation of two or more monomer with the elimination of simple molecule। जैसे कि कौन कौन सा है, देखो भैया, आपका पानी निकाल रहा, एमोनिया निकल रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा, तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, वैसे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, यहां पर आपका कौन है, इट इज नाइलन 66। ठीक है, नाइलन 66 आपका ऑब्टेन किया जाता है दो मोनोमरिक यूनिट से। ठीक है, एक आपका एडिपिक एसिड है, एक आपका कौन सा है, हेक्सामेथिलीन डायमीन है, एंड दूसरा आपका कौन सा है, एडिपिक एसिड है। ये किस तरीके से तैयार हुआ है, दो मोनोमरिक यूनिट से तैयार हुआ है। ठीक है ना, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो दिस इज योर नाइलन 66 एंड इस दौरान क्या गया, देखना, यहां से एक OH गया और यहां से एक हाइड्रोजन गया। सो कहने का मतलब क्या, आपका यहां से निकाला है वाटर। सो यहाँ डेफिनेशन में आपको खुद बता दिया है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में पानी, एमोनिया, HCl ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद एडिशन पॉलीमर में आपका क्या था, सिर्फ जोड़ा है, कुछ नहीं गायब हुआ। कंडेंसेशन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है जी, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, है ना। सो अभी अपना जर्नी काफी दूर है अभी भी, तो लगे रहिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है सवाल, डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमर, 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सो आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2019 का पूछा गया सवाल। अब जानेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो पॉलीमर है कैसे कैसे तैयार होता। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड में फिलहाल तो मैंने जितना आपकी PYQ बुक में दिया गया ना, कभी नहीं पूछा अभी तक, कभी नहीं। पर CBSE में ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। आप इसका मैकेनिज्म बताइए, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म बताइए विथ एग्जांपल। ठीक है, आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाता है, बाद यहाँ आप किस्मत वाले हो, उससे कहीं गुना आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं क्लास में तो कहता ही हूँ, आप यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, तो कोई भी PYQ आया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मजबूरी है, मुझे तो बताना है, बताऊंगा, पर PYQ पूछा नहीं गया इस टॉपिक से। ठीक है, सो चलिए हम शुरू करते हैं एडिशन पॉलीमर से। ठीक है, सो एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। एडिशन पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सच एस एल्किन्स, एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है, या एल्केलेडिन्स आर कंबाइन टू गिव एडिशन पॉलीमर्स। मतलब वो जो एल्किन या एल्केलेडिन से कंबाइन होकर ये आपको क्या देता है, एडिशन पॉलीमर देता है। ठीक है, सो ऐसे एडिशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पे कहते हैं। दिस पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स एन, ये ध्यान रखना है, इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपको किस चीज का जरूरी है, एक आपका इनिशिएटर की जरूरी है, which में भी वो इनिशिएटर आपका क्या हो सकता है, दैट कैन बी ए फ्री रेडिकल, एक कैटायन हो सकता है और एक एनायन हो सकता है, एंड हैज 3 स्टेप्स। ये जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये कितने स्टेप्स में चलता है, इन 3 स्टेप्स। सो इट इज अ 3 स्टेप्स प्रोसेस। सो लेट अस सी कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, कि चेन पहले चालू आहे। ठीक है, चेन पहले चालू आहे, समझला काय, हाँ हंसकर बाऊ समझला काय ना ना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, चेन इनिशिएटर। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में आपका क्या रहता है, इनिशिएटर। ठीक है, इनिशिएटर, ठीक है, इनिशिएटर में क्या होता है, आई स्टार। ठीक है, जैसे ये आपका इनिशिएटर है, रिएक्टिव स्पीशीज, वो इनिशिएटर क्या क्या हो सकता है, दिस कैन बी एक फ्री रेडिकल हो सकता है, एक कैटायन हो सकता है, या आपका एक एनायन हो सकता है। ठीक है, सो जब इनिशिएट हुआ, इनिशिएटर किसके साथ, मोनोमरिक यूनिट के साथ संपर्क में आते ही उनके साथ जुड़ जाएगा।
फिर देखो अभी भी आपका जो इनिशिएट है, मतलब इनिशिएटर में जो चीज प्रॉब्लम था, अब इनिशिएटर उसके साथ जुड़ने के बाद भी वही चीज हो गया, मतलब जो चीज शुरू था वो फिर से चले ही रहेगा। ठीक है, जैसे चेन प्रोपागेट होगा, प्रोपागेट मतलब क्या, चलना। ठीक है, प्रोपागेट। तो आईएम स्टार आप देख पा रहे हैं जो तैयार हुआ है, फिर ये मोनोमरिक यूनिट के साथ बना के आईएम स्टार बन जाएगा, फिर आईएमएम स्टार अगेन मोनोमरिक यूनिट के साथ बन के आईएमएम स्टार होगा। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, अपना नोटबुक में करेक्शन कर लेना खजूर भाइयों। ठीक है, अपना प्रिंट आउट में करेक्शन कर लेना। देन आईएमएम स्टार अब क्या आ गया, प्लस एम के साथ अगेन मोनोमरिक यूनिट करके, सो इतनी बार एन टाइम्स रिपीट होने के बाद आपको एक पॉलीमर तैयार हुआ है। ठीक है, फिर इस पॉलीमर को कैसे स्टॉप करें, देखो बार बार रिपीट होने के बाद यह मिला, फिर उसको कैसे बंद किया जाए। ठीक है, उसको एक किस तरीके से बंद किया जाए। ठीक है, सो चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपका इस तरीके से एक हम टर्मिनेशन के लिए दे देंगे, तो आपका इस तरीके से का आपका बनेगा आई एम एन, जो कि आपका बाद में नॉन रिएक्टिव होता है, यानी स्टार गायब, स्टार गायब। ठीक है, जो आपका इंटेंट चल रहा था वो अब अभी खत्म हो गया है। ठीक है ना, सो ये बात आपको समझ आया होगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको खत्म हो गया, समझ आया आपको। ठीक है, सो अब हम जानेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। एग्जाम में पूछा नहीं है, तभी भी आप समझने की कोशिश करो, समझ के जाओ, रट के जाओ, काम आ सकता है। कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया तो, कोरोना भी पीरियड खत्म हुआ, सो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल भी बना दे। ठीक है, मुश्किल तो क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा बस, मुश्किल तो कुछ नहीं है ये इसमें। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, सो ऐसे पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एट 373 to 523 केल्विन एंड 100 to 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई प्रेशर बहुत खतरनाक है, टेम्परेचर भी बहुत हाई है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, एक आपका बेंजोइल पेरोक्साइड रहेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। सो चेन इनिशिएशन में आपको देखना होगा पहले, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5COOO तो जब आप हाई टेम्परेचर हीट देते हो, इसमें क्या होता है, इट अंडरगोस होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब टूटना। ये किस तरीके से टूट रहा है भैया, यहां आप जानते हैं कि यहां पर आपकी दो लोन पेयर है। ठीक है, एंड यहां पर आपकी बोन पेयर है। अरे भैया क्या चलता है, मजाक चल रहा है क्या। हाँ, तो यहां पर आपका काय रे, ये ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यानी बॉन्ड पेयर। तो जब ये बॉन्ड आपकी टूटेगा, ये किस तरीके से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोलाइटिक क्लीवेज में फिश हुक एरो यूज किया जाता है, और पूरा कंप्लीट लोन पेयर ऑफ एक लोन बॉन्ड पेयर को ट्रांसफर करने के लिए ये एरो यूज किया जाता है। सिंस यहाँ पर होमोलाइसिस हो रहा है, रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको ये हुआ है, देखो C6H5 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 CO एंड देन आपका एक O। सो ये आपका कहते हैं फ्री रेडिकल। और असल में यहाँ पर लोन पेयर है दो, उसके अलावा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। सो रेडिकल हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव स्पेसिस होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव स्पेसिस होता है, समझे। सो जैसे क्लास में हमेशा कहता रहता हूं मैं, एक बदमाश आदमी के साथ रहने के बाद क्या बन जाता है, दूसरा भी बदमाश बन जाता है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, एक अच्छा आदमी के साथ रह के कम ही लोग अच्छा आदमी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन बदमाश के साथ आसानी से बदमाश बनते हैं। क्लास में कई बार मैं कह चुका हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल। उसी तरह ये जो चेन है ना, ये जो रेडिकल बना, ये बदमाश है। ठीक है, तो बदमाश होने के बाद ये बदमाश क्या करता है, शरीफ इंसान के संपर्क में आ जाता है। अब शरीफ इंसान भी मिलके, बदमाश और शरीफ दोनों मिलके एक बहुत बड़ा बदमाश बन जाते हैं, समझ आया कि नहीं। ठीक है, मैं क्लास में किसी को एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, हाँ सारे शरीफ हो, ओके, ऑल आर शरीफ, बस थोड़ा थोड़ा बदमाश है, लेकिन शरीफ कैटेगरी में ही आओगे सारे। ठीक है, कोई बुरा मन मानना, हाँ? बाद में आके नीचे में आके दूसरा आईडी से गाली मत देना, बकवास करते रहते हो लेक्चर में, लेक्चर तुम्हारा काम करो ना, ऐसा मत कहो। ठीक है हो सकता है तुम आके गाली गाली दोगे। हाँ हाँ हंसकर भैया, गाली मत देना।
डर लगता है गालियों से। ओके, तो अपना स्टेप 1 समझ आया सबको, क्लियर है, मजाक किया है ना, यू ऑल आर गुड गाइस। तो चेन इनिशिएशन स्टेप आपका क्या है, चेन इनिशिएशन में आपका हाईली रिएक्टिव स्पेसिस आपका तैयार होता है बीच में, ठीक है। तो अब ये हाईली रिएक्टिव स्पेसिस जब नॉर्मल स्पेसिस के साथ आएगा वो भी हाईली रिएक्टिव बन जाता है, ठीक है। सो ये सिलसिला आपका कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, चलते रहेगा, प्रोपागेट होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना ये आपका प्रोपागेशन होगा। देखिए रेडिकल आया, फिर से अगेन शरीफ इंसान के साथ संपर्क में आ गया, फिर हो गया रेडिकलाइजेशन CH2 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 ऐसा, ठीक है। सो रिपीटेड मेनी टाइम्स तब जाके आपका एक बहुत बड़ा पॉलीमरिक रेडिकल बना है, ठीक है। अब इसका हमें चेन को बंद करना है, इसको रिपीट करा दो, हो गया काम, ठीक है। सो इसको दोबारा यूज कर दो, ठीक है। ट्वाइस रेडिकल CH2 CH2 इसको दोबारा कर दो तो आपका फाइनली ये तैयार हो गया, ठीक है। सो फाइनली दिस इज योर पॉलीमर। क्लियर है गाइस? तो आपको आई थिंक ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। मुझे बोर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी नहीं है और मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। पढ़ना है आपके CET के लिए तो काम आएगा, ठीक है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए जरूरी है, ठीक है। सो कैटायनिक पॉलीमर, लेट मी चेक द टाइम, कितना टाइम हुआ, 11:18 हुआ आई थिंक, पता नहीं कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग का, इसमें दिखाता नहीं है, तो आई डोंट नो कितना टाइम हुआ रिकॉर्ड। ओके ठीक है, सो देखते हैं फिर जो भी हो, खत्म तो करना ही है। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन आपका क्या है, व्हेन द इनिशिएटर इज कैटायन, यहाँ पर आपका इनिशिएटर कैसा होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, बात ध्यान रखना। इट इज कॉल्ड एज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। पहले क्या था, इनिशिएटर आपका फ्री रेडिकल था, अब यहाँ क्या हो गया, कैटायन हो गया, ठीक है। सो द इनिशिएटर एड्स द डबल बॉन्ड टू फॉर्म ए कैटायनिक इंटरमीडिएट। क्या बनता है यहाँ पर, एक कैटायनिक इंटरमीडिएट बनता है which propagate the chain reaction, ठीक है। सो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड माने जिसके पास हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4 है, HF है, ये इनके पास हाइड्रोजन है ना, तो ये प्रोटिक एसिड है। और दूसरा आपका क्या होता है, लेविस एसिड, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो। आप जानते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 B2H6 L Cl3, ओके FeCl3, ये सारे के सारे क्या होता है, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, ठीक है, इनका प्रेजेंस में होता है, और कुछ छोटी सी अमाउंट ऑफ पानी, ठीक है। तो आसान रिएक्शन है, ठीक है, आसान रिएक्शन है, आपको ये सब में दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है यार, इतना आसान आसान रिएक्शन है ना। जैसे अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथीन है। तो ये H प्लस कहाँ से आया है, इट हैज कम फ्रॉम द प्रोटिक एसिड। जैसे कि आपका क्या यूज किए थे आपने, H2SO4 आपने देखा था, ऊपर में आपने क्या देखा था, HCl देखा था, ये H प्लस उन्हीं से आया है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये बॉन्ड पेयर लेके ये किस तरीके से गया, देखो ये बॉन्ड पेयर टूट के यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ कैटायनिक चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आया, प्लस चार्ज आया, और CH2 में H जुड़ गया, तो आपका कितना हुआ, CH3 हो गया, ठीक है जी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर से उसका बाद जो मोनोमरिक यूनिट होता है ना, ये अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। सो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा तो ये चेन आपका कंटिन्यू चलेगा, यहाँ जाने के बाद जब निकल आएगा तो फिर यहाँ पर आपका कैटायनिक चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा, जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, देन फाइनली कौन सा यूनिट आपका रिपीट हो रहा है, इट इज दिस यूनिट विच इज रिपीटिंग बार बार, ठीक है। तो CH3 CH3 CH2 यही रिपीट हो रहा है, सो दिस इज योर पॉलीमर, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछा जाए, अभी तक पूछा तो नहीं है कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, नहीं पूछा है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए तो आप कर लेना, नहीं पूछा तो छोड़ देना, ठीक है। देन अब बात करते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन की वजह से। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है गाइस, व्हाट इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो उस जहां कैटायन था, कैटायन की वजह से हुआ, यहाँ एनायन की वजह से होगा। अब समझने की बात है कि एनायन कौन होगा, ठीक है। सो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में गाइस आप देख सकते हैं कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन एल्केन्स विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मैंने GOC में आप लोगों को पढ़ाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि कौन कौन सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
होता है, जैसे कि आपका CHO ग्रुप होता है कि नहीं, NO2 ग्रुप होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को डीएक्टिवेट करता है, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ रिमेनिंग ग्रुप्स अंडरगो, ये सारे क्या करता है, अंडरगो करता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इट इज इनिशिएटेड बाय एनायन व्हिच मे बी बेसिस और न्यूक्लियोफाइल। जो एनायन आपका क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरिन, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे आप देखिए NH2 ये क्या है, एक लेविस बेस है, NH2 माइनस, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस हो गया। देखिए जैसे ये अटैक किया, ये जो बॉन्ड है ना ये निकाल के गया, जब निकाल के गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जाके क्या बन गया है, CH2 माइनस बना। अगर माइनस मिसिंग है गाइस, आपका नोटबुक क्लियर कर लो, ठीक है। खजूर भाई, खजूर बहनों, अच्छी तरह से इसको ठीक कर लो, ठीक है। सो NH2 CH2 CH C6H5, ठीक है। तब आप जाके ये क्या करेंगे, फिर से ये अगेन अटैक करेगा, अगेन वही प्रोसेस, वही सिलसिला जैसे थे वैसे चलते रहेगा, ठीक है। तो चला, देखिए NH2 था, NH2 है, CH2 है, CH2 है, ठीक है। फिर से ये रिपीट हुआ C6H5, अगेन ये जुड़ गया, ठीक है। तो जुड़ने के बाद अभी निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर, तो इसलिए निगेटिव चार्ज आपका इधर आया, और ये आपका C6H5 है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। सो ये बार बार रिपीट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, देखो सिंपल काम है, अगर ये करना पॉलीमर बना देना है, ये करना है क्या, CH2 जो डबल बॉन्ड था इसको सिंगल बॉन्ड में तैयार कर दो, तो CH है, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, और यहाँ पर C6H5 जोड़ना, ठीक है। ओके, क्लियर है या नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा, ये n नंबर ऑफ टाइम्स आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं, और ठीक है, तो लेट अस आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन एज वेल एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आई होप यहां तक सबको समझ लाए आया कि नहीं, समझ ला का है सबको, ठीक है, सबको समझ ला का है नहीं ना क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, आई थिंक ये आपकी लास्ट टाइप है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें क्या होता है, इसे पॉलीमराइजेशन में, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड नंबर ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, में कई सारे कंडेंसेशन, मतलब एक पार्टी जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, समझ आ कि नहीं, ऐसे जुड़ते जाता है। जैसे देखो A और B जुड़ गया, आपका A भी बन गया डायमार, फिर ये डायमार बन गया, ये डायमर दोनों अगेन इकट्ठा हो गया तो टेट्रामर बन गया, फिर ये टेट्रामर एक दूसरे से इकट्ठा हो गया, तो आपका फाइनली क्या बन गया, इट बिकेम ए पॉलीमर, ठीक है। तो आपको क्या मिला, पॉलीमर मिला। सो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड नंबर ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने क्या कहा था, जहां पर ऐसे रिएक्शन जहां पर आपका वाटर HCl कुछ ना कुछ छोटी छोटी मॉलिक्यूल एडिशन के दौरान रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि आप H2O, एमोनिया, HCl, ये सारे के सारे भाग जाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम, ऐसे प्रोसेसों को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। तो आगे बढ़ते हैं। सो कुछ ऐसे एग्जांपल है आपका, यहाँ पर ग्लेफ्टल है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन आप खुद कर लेना है, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन हियर कि डिफरेंस बिटवीन चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोपोलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज मीन्ट बाय कोपोलीमराइजेशन, पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम 2 or more different monomer are called as copolymers and the process is called as copolymerization. So कोपोलीमर क्या कहते हैं, जो पॉलीमर्स होता है ऑब्टेन फ्रॉम 2 or more different monomers are called as copolymer and the प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोपोलीमराइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या कहते हैं, कोपोलीमराइजेशन कहते हैं। उधर भी आप कर चुके थे, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि एस्टायरिन है ना, एस्टायरिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन जब आपका रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, SBr, एस्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर मिल जाता है, समझ आया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फिर
इसको और समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर, आपका रैंडम कोपॉलीमर। सो रैंडम कोपॉलीमर में क्या होता है देखना, इन दिस टाइप मोनोमर यूनिट्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ये ए और बी है ना, मानो इक्वल नंबर हमने लिया ए और बी, बट इनका किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है। जैसे यहां देखिए 2 ए है, एक बी है, एक ए है, 2 बार बी है, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं, ए बी भी हो सकता है, डबल बी, कितने ए, कुछ इस तरह का, मतलब परफेक्ट एक प्रॉपर एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं रहेगा कि इसके बाद ये आने वाला है, ऐसा नहीं रहेगा, ये रैंडमली अरेंज होगा। ठीक है, मोटा मोटा इतना बात है। देन ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर में आपको मालूम है ए एक बार यूज किया, एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी, मतलब एक बार ये एक बार ये, एक बार वो एक बार वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अरेंज होता है। ठीक है, देन उसके बाद ब्लॉक कोपॉलीमर में क्या हो रहा है। ठीक है, सो ब्लॉक कोपॉलीमर में देखना, कोपॉलीमर्स इन व्हिच डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स और ऑल्टरनेट विथ ईच अदर आर कॉल्ड एज ब्लॉक पॉलीमर। ठीक है, तो ब्लॉक पॉलीमर में जो आप यूज कर रहे हैं, देखिए बी भी एक ब्लॉक यूज हुआ, ठीक है, ए एक ब्लॉक यूज हुआ, ये आपका एक ब्लॉक यूज हुआ, यानी ये ब्लॉक सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, सो आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन अगेन हियर। सो नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल रबर। तो अभी हम ऐसे चीजें पढ़े हैं अभी तक, लगभग मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गया होगा, कोई भी आपका PYQ आया नहीं यहाँ से। ठीक है, तो आगे जाके PYQ अभी जो आएगा सारे आपके एग्जाम में पूछे गए चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये पूछा है देखो, व्हाट इज मींट बाय वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये पूछा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देखो रबर, जो नेचुरल रबर होता है वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उसको ज़्यादा हम खींच नहीं सकते हैं। लेकिन जब वल्कनाइज करते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज काफ़ी बेहतरीन एनहेंस हो जाता है। और वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं, सो इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद, देखिए 3 से 5% सल्फर के साथ रबर को हीट किया जाता है। देन ये रबर क्या बनाता है, एक क्रॉस लिंक तैयार करता है, किसकी, सल्फर की, बिटवीन द पॉलीमर चेन। ठीक है, जैसे ये पॉलीमर की आपका चेन है, ठीक है, इस पॉलीमर की चेन के साथ अब सल्फर क्या करता है, एक क्रॉस लिंक बना देता है। जैसे यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज वन क्रॉस लिंक, दिस इज अनदर क्रॉस लिंक, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। ठीक है, सो ये सल्फर के साथ ये क्या बना देता है, ये क्या तैयार कर देता है, ये क्रॉस लिंक्ड तैयार कर देता है। ठीक है, सो आई होप ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, ओके, ये लेक्चर में आप लोगों को, मेरे पास ये PPT भी है, ठीक है, नॉर्मल जो मैंने बुक से बनाया वो PPT भी है, बट आई होप क्योंकि आपको अभी एग्जाम में कम टाइम है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये ज़्यादा आपका इफेक्टिव है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाता है, बस वही सारे चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, वही सारे चीज़ों को समझ समझ के आपको एक बार रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक रबर में आपका क्या है, सिंथेटिक रबर में भी डिफाइन एज एनी वल्कनाइज्ड रबर लाइक कौन, पॉलीमर। ठीक है, व्हिच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब सिंथेटिक रबर ऐसा होता है जो नेचुरल रबर से काफ़ी गुना अच्छा होता है, जो इसका साइज है, मतलब रबर का साइज इतना है, तो अगर उसका डबल साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से स्ट्रेच हो रहा है, तो उसी रबर को अपन सिंथेटिक रबर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके समझते हैं अभी। सिस पॉलीब्यूटाडाइन, देखिए ये सवाल आपसे पूछा गया है इन 2022 इस दौरान। ठीक है, जो आपके सिस पॉलीब्यूटाडाइन पढ़ा है, इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-butadiene in the presence of Ziegler-Natta catalyst, in the presence of Ziegler-Natta catalyst। So आपसे पूछा गया, देखो write the composition of Ziegler-Natta catalyst। composition मतलब what is the formula of Ziegler-Natta catalyst? So it is here aluminium C2H5 thrice aluminium है ना। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH2
CH3 और आप इसको C2H5 भी कहते हो। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C2H5 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं C2H5। ठीक है, तो ये आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट प्लस आपका टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4। ठीक है, प्लस आपका टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये आपका रिपीटिंग यूनिट है। देखो ये आपने रिपीटिंग यूनिट यूज किया 1 ट्री ब्यूटाडाइन है। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो 1 2 3 4। तो 1 पोजीशन पे आपके डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड है, इसलिए आपका 1 ट्री ब्यूटाडाइन ये सब आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं होना चाहिए। सो मोनोमरिक यूनिट क्या करना है, सिंपल काम आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, सो इसको क्या कर देना है, जो आपकी यूनिट है इसको आप क्या कर देना है, 2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर देना है, यानी एक डबल बॉन्ड का आधा टुकड़ा इधर इधर कर दो। तो ये ऐसा कर देना है, जो CH2 है CH2 एज इट इज रख दो। ठीक है, जहां डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कर दो, CH उसका बीच में डबल बॉन्ड कर देना। ठीक है, अगेन CH, देन उसके बाद CH2, देन यहाँ आपका N लगा देना, पॉलीमर तैयार हो गया। सो दिस इज द सिस पॉली ब्यूटाडाइन। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है। इस बार आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कंपोजिशन पूछा हो सकता है, इसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, सिस पॉलीब्यूटाडाइन का मोनोमरिक यूनिट क्या है। ब्यूटाडाइन आया तो आपको ध्यान रखना, दिमाग में फटाक से हिट करना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 ट्री ब्यूटाडाइन मोनोमरिक यूनिट की बात कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड इज योर नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन, next method is your neoprene. Neoprene, it is formed by the polymerization of chloroprene in the presence of oxygen. ये किसका मौजूदगी में होता है, क्लोरोप्रिन in the presence of oxygen. ठीक है, it is formed by the polymerization of chloroprene in the presence of oxygen. So this is the formula of chloroprene. ठीक है, this is the formula of chloroprene. ठीक है, तो क्लोरोप्रिन ऑक्सीजन के साथ प्रिंट करने के बाद अगेन सेम मेथड आपको अपनाना है। क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को इधर घिसका दीजिए, ये डबल बॉन्ड को इधर घिसका दीजिए, उसको सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मेरा काम यहाँ लिखना है CH2 जैसे वैसे लिखना है मेरा काम। ये सिंगल बॉन्ड C, नीचे में Cl लिख दूंगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड बना दूंगा, और आपका CH है और इधर CH2 करा दूंगा, यहाँ एक बॉन्ड लगा के यहाँ N लगा दूंगा। सिंपल काम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, सो आई होप ये बात भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो यहाँ इसका PYQ है, देखो हाउ इज नियोप्रिन प्रिपेयर्ड। ठीक है, हाउ इज नियोप्रिन प्रिपेयर्ड इन 2006, प्लीज रेफर टू योर PYQ बुक, आपको वहाँ डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सजेशन ये रहेगा, मैं उन लोगों को पहले से ये नोट्स लिखवाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोप्रिन्स का डेफिनेशन लिख लिया उन्होंने, तो उसके बाद इसका आंसर तुरंत से वहां से ढूंढ के इसका आंसर भी इधर चिपकाएगा अपना नोटबुक में, और ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ नोटबुक और इतना पढ़ के जाने के बाद भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है कि ये पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा पलटना है। ठीक है, और पेज को ताकि मैच करे आपकी जो नोट्स है, नोट्स की पेज नंबर नोट करना है कि जैसे ये थे, इसको मुझे कहाँ मिलेगा अभी आपका PYQ बुक में, उसका पेज नंबर लिख कर रख देना, ताकि जब भी आप ढूंढो ना टाइम पास ना हो। इस पेज में है, इस पैराग्राफ में है, तो आपको अच्छी तरह से काम होता है। ठीक है, काम में स्मार्टनेस की जरूरी है, जितना स्मार्ट काम करोगे उतना कम टाइम में चीज़ें कवर होता है। कई देखो, कई लोग होता है दिन भर घिसते रहता है, जब मैं ग्रेजुएशन में था उसी तरह था हम भी, है ना, दिन भर घिसते थे, लेकिन आउटपुट क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, सो धीरे धीरे आपको जब चीज़ें पढ़ने लगते हो तब ज़्यादा के आप स्मार्ट बनते हो। ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्मार्ट है, शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद उनको एक मालूम हो जाता है, ओवरऑल एक बाउंड्री बन जाता है, ओ ये ऐसा होता है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको ऐसा। फॉर एग्जाम्पल पूरा नासिक आपने 2 महीना घूम लिया, उसके बाद आप नाम बोलते आप बता दोगे, मैं इधर से जाऊँगा, इधर से जाऊँगा, इधर से ज़्यादा शॉर्टकट होगा, उधर से ज़्यादा ट्रैफिक होगा, सब बता दोगे आप। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। तो बुना एस के बारे में बात करते हैं। बुना एस, इट इज ए कोपोलिमर ऑफ, किससे बना ये, 1 ट्री ब्यूटाडाइन, एंड आपका किससे बना ये, स्टायरिन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडियम।
ठीक है। देखो क्या पूछा है, राइट नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बुनाएस। सी 2014 एंड 2016 का क्वेश्चन है, कितना आसान है। आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ मोनोमरिक यूनिट बताना है यार, ठीक है। मेरे हिसाब से जरा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए सिर्फ मोनोमरिक यूनिट को बताने के लिए, ठीक है। सर 1 ट्रिब्यूटाडाइन और आपका क्या है स्टाइरिन। पर भाई साहब अगर आपसे ये सवाल पूछा, प्लीज डू नॉट राइट, सिंपली आपको आंसर में प्लीज डू नॉट राइट 1 ट्रिब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, तो आपकी मार्क्स ऐसे कटेगी। आपको क्या करना है बेटा, एटलीस्ट इनका 1 ट्रिब्यूटाडाइन का फॉर्मूला भी लिखना है और आपका स्टाइरिन का फॉर्मूला भी लिखना है एक ही साथ, ठीक है। डू नॉट राइट द नेम सिंपली, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ एक डेफिनेशन आया, देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो ये पूछा गया था, यहाँ देखना, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ लो, समझाने वाला क्या बात है। सो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो पॉलीमर आपका डिकम्पोज हो जाता है, नेचर उसको डिकम्पोज कर पाते हैं, ठीक है, उसी को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो डेफिनेशन प्रॉपरली आपका लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2015, ठीक है। तो आप अच्छा से आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है एडिशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जाम्पल, पॉलीइथिन। तो एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि कभी भी एडिशन पॉलीमर में क्या नहीं होता गाइस, छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक एमोनिया, छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, ये सब गायब नहीं होता है ना। तो ये बात आप लोगों को मालूम होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एडिशन पॉलीमर। आई डोंट नो ये लेक्चर कितना टाइम तक बना था, शुरुआत में मैं क्या कहा था 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। मैं थोड़ा हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपका नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा ही होगा। आप तो अगर ज़्यादा ये दिक्कत होता है 2x स्पीड में आप देख सकते हो, ठीक है। सो हाउ इज पॉलीइथिन प्रिपेयर्ड, पॉलीथिन को कैसे तैयार किया जाए, देखो 2016 का सवाल है। तो लो डेंसिटी पॉलीमर आपका पॉलीथिन होता है, ठीक है। ये कैसे तैयार होता है, इट इज ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन, ठीक है। कितने बार कर चुके हैं अपन, ठीक है। ऐसा सिंपल, सिर्फ अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, ये बार बार रिपीट जो हो रहा है ना, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसको अपन सिंपल क्या कर देना है, जो डबल बॉन्ड है उसको हटा देना है, जो CH2 है उसको एज इट इज लिखना है, देन सिंगल बॉन्ड लिखना है, देन CH2 लिखना है, देन इसका बाद ऐसे करके N यहाँ पर लिखना है। और कुछ काम है क्या इसमें समझने के लिए, हाँ एकदम सिंपल है, ठीक है। सो कभी कभी ये यूजेस भी पूछा गया, लेकिन ये पॉलीथिन का नहीं पूछा यूजेस, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है पॉलीथिन कहाँ का यूज होता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर को लगता है कि पूछना है तो पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इंसान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो लेकिन किसी किसी पॉलीमर की यूजेस पूछा गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ेंगे। अब हाई डेंसिटी पॉलीमर कैसे तैयार होता है, या ठीक है। सो हाई डेंसिटी पॉलीमर अगर आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो पॉलीथिन होता है यानी इथिन होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर, तब जाके आपका ये हाई डेंसिटी HDP पॉलीमर बनता है, ठीक है। सो यहाँ पूछा है राइट द कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, दैट ऑलरेडी आई हैव शोन यू प्रीवियसली ऑल्सो, है ना। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या था गाइस, एल्यूमिनियम था, और आपका C2H5 कितना बार था, 3 बार था, प्लस आपका क्या था TiCl4। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो आई हैव दिस इज ऑल्सो क्लियर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और पॉलीस्टाइरिन के बारे में जानते हैं। पॉलीस्टाइरिन आपका क्या है गाइस, सो पॉलीस्टाइरिन आपका इट इज ऑब्टेन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। सो जहां बेंजोइल पेरोक्साइड आएगा वहां पर रेडिकल की तैयारी होगा, यानी एडिशन रिएक्शन ज्यादातर क्या है, रेडिकल रिएक्शन ही है। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। याद नहीं समझ आता फिर से दोबारा आप नोटबुक को देख लो एक बार, किस तरीके से रेडिकल तैयार होता है कि नहीं। तो आपका NCH2CH C6H5 है, बेंजोइल फेरोक्साइड। सिंपल काम है, क्या करना है गाइस, इसको मैं क्या करूंगा,
जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड बना दूंगा, CH2 है, बनाओ सिंगल बॉन्ड, CH बना दो, C6H5 बनाओ, ठीक है ना। तो जाके आपका यहाँ पर सिर्फ N चिपका दो, बस खलास खत्म। ओके, तो बस इतना है, और कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं, इतना ही बना देना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम जाते हैं PVC के, PVC5 कभी कभी टूट जाता है कि नहीं? आप लोगों को मालूम होगा किसके ऊपर कितने टूटा है, ये कमेंट करके बताना है, मत करो फिर है, पकड़े जाओगे नहीं तो बेइज्जती होगा। हाँ, PVC5 लेकिन टूटा तो है जरूर किसी न किसी के पीठ पर, है ना, पक्का। सो लेकिन लिखना नहीं है हाँ नीचे, नहीं तो खुद का बेइज्जती होगा। अगर कराना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो चले फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, ये फॉर्मूला है, उसका पॉलीमराइजेशन एकदम सिंपल है। जो डबल बॉन्ड है उसको हटा देना है, जो CH2 है उसको लिखना है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड बना के ये CH करना है और Cl को इधर चिपका देना है और यहाँ पर N चिपका देना है, बस खलास खत्म हो गया। आगे बढ़े अब। हाँ, नहीं समझ आया तो कमेंट करना या मेरे ऑफिस में आके पूछना, या तो मैं डाउट क्लास में आऊंगा तब पूछना, ठीक। अरे भाई, हाँ चले। हाँ, तो पॉली एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पर भी है कुछ कुछ चीज़ें नहीं पूछा है, ओके। जैसे हो सकता है इस बार पूछे, पहले नहीं पूछा तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इसमें देखो कितने बार पूछा गया। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलोन, ठीक है। ओरलोन, ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। हाउ इज ओरलोन प्रिपेयर, सी क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। इसका मतलब कोई भरोसा नहीं कर सकते हो कि अगर इस साल पूछा तो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा जा सकता, है ना। सो इसीलिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना जरूरी है। हो सकता है जो क्वेश्चन आपने पूरा पिछले साल का रट लिया, 2-3 क्वेश्चन आया हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका देखो एक्राइल और नाइट्राइल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंपल काम, कुछ नहीं करना है भाई। इसको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में तैयार कर देना है, बना देना है। जो CH है उसको क्या करना है, लिख के, और CN इधर लिखना है और सिर्फ यहाँ पर N चिपका देना। इतना भी काम नहीं कर सकते हो क्या, है कि नहीं। ये तो एकदम छोटा मोटा जो क्लास 1 की खजूर है ना वो भी कर देगा जब सिखाऊंगा तो, ठीक है। तो आप तो बहुत बड़े टैलेंटेड और हैंडसम लोंडे हैं सब सारे, तो आराम से कर लोगे। क्लियर है कि नहीं। ओके, सो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पेन, तो आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। करना क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलो नाइट्राइल करना है, ये एक लाइन लिखना है, फिर इसको फॉर्मूला डालना है और उसके बाद यहाँ पर उसका डबल बॉन्ड हटा के N चिपका देना है। कुछ है क्या और इसमें, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप जैसे टैलेंटेड लोग अगर ये सब नहीं करेगा तो करेगा कौन, खजूर। अरे कहाँ गायब हो गया भाई, कहाँ गायब, हाँ गायब, आयल वाह, ठीक है आ गया। हाँ ये आ गया, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है गधा के का। बार बार, अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ चले, तो अब आते हैं आपका कौन सा है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ये हो गया ना। ऊपर लेके जाता हूँ इसको हटा दे के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन, ठीक है जी। हाँ, इसमें एक पेन चूज कर लेता हूँ, कलर इज, लेट मी चूज अनदर कलर नाउ। ओके, तो देखो क्या पूछा है सवाल, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। 2015 और 2022 की सवाल है, 2015 और 2022 की सवाल है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। ये कहता है आपका क्या नाम है, इट इज कॉल्ड एज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। CF2 डबल बॉन्ड CF2, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट कर देते हो तो आपको मिल जाता है टेफ्लॉन। समझ आया क्या भाई, टेफ्लॉन आप जानते हैं ना, टेफ्लॉन देखे होंगे आप कहीं बार, ठीक है। तो ये आपका किस तरीके से होता है गाइस, इसको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड करा देना है, CF2 जैसे वैसे लिखना है, सिंगल बॉन्ड करा देना है डबल बॉन्ड को, फिर CF2 लिखना है, फिर यहाँ पर N चिपका देना है, ठीक है, ठीक है। बस हो गया काम, और कुछ है क्या। और दूसरा तरीका से पूछा गया, देखो इसका मतलब ये सवाल हर साल पूछा है,
हाँ देखो, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, 2015 में ऐसा पूछा, ठीक है। फिर 2016 में क्या पूछा, हाउ इज टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड, बात तो वही है कि नहीं। फिर 2019 में पूछा हाउ इज टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड। फिर 2022 में पूछा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। अरे भैया देखो, इतना आपको प्रूफ दे दे के ये करा रहा हूं, अगर आप तभी भी नहीं करोगे तो खजूर से भी एकदम खजूर हो, ठीक है। ठीक है, आगे आगे बढ़ूं मैं। हाँ, तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपका आया है पॉलीस्टर, ठीक है। पॉलीस्टर देखो आ गया, ठीक है। पॉलीस्टर की एग्जांपल जो टेरिलिन है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल टेरिलिन देखो पूछा गया, हाउ इज टेरिलिन प्रिपेयर्ड, 2008 में पूछा, 2017 में पूछा। राइट द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन 2020 में पूछा, और कितना बार पूछेगा यार, हैं इतना बार पूछ रहा है आपका। राइट टू यूजेस ऑफ टेरिलिन 2014 में पूछा। भाई आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो इसका, ठीक है। सो बेसिकली जो पॉलीस्टर्स होता है ना, एक दिमाग में बिठा लेना कि पॉलीस्टर हमेशा डाई एसिड्स और डाइऑल से होता है। जैसे यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया, देखो डाई एसिड एंड डाइऑल से होता है, ठीक है। जैसे कि टेरिलिन होता है जिसको डेक्रोन भी कहते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। देखो इथिलीन ग्लाइकोल ये डायोल है क्योंकि 2 OH ग्रुप है, और थेरिटेलिक एसिड भाई इसमें 2 COOH ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये होगा पॉलीमर। समझ लगा है सबको, ठीक है, समझ आया सबको, है ना। आज के मेरा क्लास में आज भोजपुरी नहीं निकल रहा है जैसे नॉर्मल क्लास में निकलता है सिर्फ तरह तरह मराठी निकल रहा है। हाँ, तो ये बात तो समझ है ना। तो इसको क्या करना है, सिंस ये किस तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है, अब कंडेंसेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कहीं ना कहीं छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक पानी, लाइक एमोनिया गैस, लाइक HCl गैस पक्का निकलता है। सो यहां पर भी कुछ निकलेगा, आराम से निकलेगा, पानी पानी। देखो OH और H, ठीक है, OH CH2 पानी निकला। तो देखो यहाँ क्या करना है, सिंपल O जोड़ दिया है, ठीक है, O जोड़ दिया है, ठीक है, तो CH2 आया, ठीक है, CH2 आया, ठीक है। देन यहाँ पानी निकल गया तो एक O बचा, तो एक O बचा, ठीक है, C11O आया और ये स्टायरिन रिंग आया, बस खल्लास खत्म। समझ आया कि नहीं, इससे ज्यादा सिंपल। बस ये पानी निकाल के इसको कुछ करके क्या करना है, चिपका देना है इसको, इतना आसान है, ठीक है। ये 2 है, पानी निकाल दो और उसको कुछ करके जोड़ना है, कुछ है और कुछ नहीं है। समझ आया, ठीक है। बाकी यूजेस तो पढ़ लेना है, वो तो गधा भी पढ़ लेगा। समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ो अब। हाँ तो आगे बढ़ता हूँ। ग्लाइप्टेल 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 पूछा तो नहीं है गाइस, तभी भी पढ़ाना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है, मास्टर आदमी हूँ। सो ग्लाइप्टेल, ग्लाइप्टेल क्या पूछा, इट इज ए पॉलीमर ऑफ क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड यूज फॉर मेकिंग पेंट्स। ओके, सो ये देखिए ये क्या करना है, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल है और ये आपका थैलिक एसिड है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, पानी निकाल सकते हो ना। जब पानी निकालोगे तो यहाँ से क्या करना है, H को हटाना है, O CH2 आ गया भाई साहब, आ गया। यहाँ पर एक O बच गया, आ गया, हाँ बच गया। फिर C डबल बॉन्ड आ गया, आ गया। फिर यहाँ पर H को निकाल दो, हो गया बस खल्लास, N लगा दो, ठीक है भाई। जिंदगी आनंद ही आनंद है, ऐसे सवाल आएगा तो जिंदगी ऐसे ही आनंद होगा आपका। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। पॉलीएमाइड्स देख लो भाई, ये कितने बार पूछा गया पॉलीएमाइड, हाँ। नाइलन 6 देखो कितने बार पूछा गया, नाइलन 6 कितने बार पूछा गया, दे हैव एमाइड लिंकेज। ओके, पिछले जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपसे पूछा जाता है कि भैया एमाइड लिंकेज क्या होता है, यही है XC11O और NH, इसी को अपन क्या कहते हैं, एमाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो नाइलन 6 आपका किस तरीके से होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो डायमीन डायमीन, एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अगेन पानी निकाल सकते हो ना। यहाँ से अगर निकालो जो NH है ना, मैं सिर्फ एंड लिख रहा हूँ, हाँ, एंड टू एंड, ये आपका H, ये आपका H एंड C डबल बॉन्ड O H, ये O H आ गया ना जी, ठीक है। सो जब
हम इसको पानी बना के निकाल देंगे तो आपका क्या बचता है, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचता है, और इसको जोड़ दो, ये NH और C11O को कुछ करके जोड़ दो तो आपको यहाँ मिलेगा आपका एमाइड लिंकेज, एंड दिस इज योर नाइलन 6,6। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया। हाउ इज नाइलन 6,6 प्रिपेयर्ड? 2009, 2014, 2010, 2017, इससे ज्यादा और कितने बार पूछेगा यार। हाँ ठीक है, इसका तैयारी देखो 2009, 2014, 2000 क्या पूछा। हाउ इज नाइलन 6,6 प्रिपेयर्ड और राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन फॉर्मेशन ऑफ नाइलन 6,6। दोनों क्वेश्चन के लिए ई आंसर है आपका सेम, ठीक है, यही आंसर आपका दोनों के लिए, ठीक। सो अब बात करते हैं नाइलन 6 के बारे में। तो नाइलन 6 में क्या लिखा था नहीं, तो नाइलन 6 और पार्लॉन भी कहते हैं, ठीक है, नाइलन 6 को पार्लॉन भी कहते हैं। देखो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये कैसे तैयार हुआ, सीधा आपको कैप्रोलेक्टम पकड़ना है, ठीक है, और कैप्रोलेक्टम में क्या करना है, इसको तोड़ देना, काटो, इसमें काट दिया। तो काटने के बाद आपका क्या बना, एक इधर से ये कनेक्शन है कि नहीं, ये कनेक्शन जो आपका NH है, NH की कनेक्शन, देन यहाँ देखो CH2, 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 कितने बार, 5 बार, देन C=O, देन N, ठीक है। इसको हिट करने के बाद आपका इस तरीके का प्रोसेस हुआ, सो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। किसका, नाइलन 6,6 का पॉलीमराइजेशन के थ्रू से तैयार हुआ है, समझे। यही आपका फाइनल आंसर आहे, ठीक है। यानी सीधा सीधा इसी को ही करना है, बाकी और टेंशन ना लेना तुम लोग, ठीक है, कुछ ना देखो, सीधा सीधा ये कन्वर्शन करो, खत्म। राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलन 6,6, ठीक है, और राइट द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। नाइलन 6 का मोनोमर कौन है रे भाई, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम, सिर्फ कैप्रोलेक्टम लिखना नहीं है, उसका शेप को भी ड्रॉ करना है, ठीक है, नहीं तो एक के जगह पर आधा मिलेगा, ठीक है। सो और आप आधा तो नहीं खाएंगे, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है देखते हैं। और हाँ, तो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये तो पूछा नहीं है वैसे, ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड आपका बेकिलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। सो ये बन गया आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइल, दोनों को मिला दीजिए और यहाँ से पानी निकाल दीजिए, अपने आप ये क्रॉस लिंक तैयार हो गया, एंड दिस इज योर बेकिलाइट, ठीक है। आई डिड नॉट सी इन द क्वेश्चन, सो आई विल नॉट डिस्कस मच। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, ठीक है, 2013 में। ये आपकी मेलामाइन की स्ट्रक्चर है और इसका तैयारी कैसा है, सिंपल वही है, ठीक है। देखिए NH2C11OH फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लगाना है, जो चीज़ है यहाँ NH है ना, एक H रखना, यहाँ से एक H हटा दो और H इधर जोड़ दो, ठीक है। सो NHCH2, देखिए CH2 है, NH है, जो H यहाँ से गया इसको OH इधर जोड़ दो, OH हो गया, ठीक है। तो सिंपल काम है, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है मेलामाइन का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है नाइलन 610, तो ये नहीं पूछा, यू डोंट नीड टू स्टडी दिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका और सिंथेटिक रबर है, बुना N, ठीक है। तो ये भी नहीं पूछा, थोड़ा पढ़ लेना, सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। नहीं पढ़ने से थोड़ा मन नहीं करता यार पढ़ाने का, ठीक है। तो ये भी आप खुद देख लेना एक बार। तो ये सवाल देखना कि बाद में पूछा गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ओके, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलारेट PHBC, ठीक है। सो ये आपका है एग्जाम्पल, ये आप रट लेना, याद कर लेना। लेकिन व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ इच, डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर 2015-20, मतलब ये पूछा गया कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये भी ठीक समझ आया। ठीक है जी। सो यहाँ एक क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम्पल की तौर पे पूछा गया था, आई थिंक सो। ये ध्यान रखना, इसको एक बार रट लेना, नाइलन तो नाइलन 6, इट इज एन ऑल्टरनेटिव पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड 6 अमीनो एसिड, ठीक है। सो इसको एक बार पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो है ये चाहो तो आप पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो नहीं, अगर एक्स्ट्रा वो सब पढ़ोगे ना ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, एक्स्ट्रा किसका मोनोमरिक यूनिट, ठीक है।
So at the end we are to the end of this lecture. ये लेक्चर के पूरा एंड में है हम लोग, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इस नोट में आपका नोवेलक, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर नोवेलक, इसका तैयारी का रिएक्शन मैंने इस नोट में नहीं डाला है, ठीक है। तो ये आपको खुद डालना है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया, ये एज इट इज आपको रट लेना है अगर नोवेलक आ जाता है तो, ठीक है। सो अब इतना चैप्टर पढ़ने के बाद, लगभग सारा चीजें कवर होने के बाद गाइस आपको एक चीज जरूर क्लियर होना चाहिए कि ये चैप्टर हाईली स्कोरिंग है, क्वेश्चन आसान पूछा है। मैंने पूरा हर एक चीजें आपको प्रूफ दिखा दिखा के बोला है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं और करा नहीं सकता हूँ, जितना हो सके मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना, और एक बार हो जाता है हमारे बच्चे, एटलीस्ट बाकी बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, द स्टूडेंट ऑफ आवर एकेडमी, आप लोग जरूर कमेंट करना ताकि मुझे एक निगरानी में रहे कि आपने पढ़ लिया है। नीचे में कमेंट कर देना सर डन, हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। सो जो नहीं पढ़ता है मैं इसमें चेक करूंगा, और जो नहीं पढ़ता है यानी खुद की पैर पर आप खुद खुलारी मार रहे हो, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। सो आई थिंक इट इज डन नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। आपने पूरा ये वन शॉट आपने पूरा पूरा देख लिए होंगे, ठीक है। अगर आप तक देख रहे हैं तो एट द एंड मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।